फटे कपड़ों में एक लड़का करोड़पति लड़की के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचा, लेकिन उसे देखकर लड़की के पिता उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी में स्थित विशाल कोठी के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। कोठी रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजी हुई थी। अंदर किसी बड़े समारोह की तैयारी चल रही थी। शहर के नामी उद्योगपति विजय प्रताप सिंह ने अपनी इकलौती बेटी काव्या सिंह के जन्मदिन और सगाई की घोषणा के लिए एक भव्य कार्यक्रम रखा था। देश के बड़े बड़े व्यापारी, अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग वहां आने वाले थे। मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। 2 गार्ड हर आने जाने वाले का निमंत्रण पत्र जांच रहे थे। उसी समय सड़क के दूसरी ओर से एक दुबला पतला युवक धीरे धीरे चलता हुआ कोठी के गेट तक पहुंचा। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। पहली नजर में कोई भी उसे एक भिखारी ही समझता। उस युवक की उम्र लगभग 24 वर्ष थी। गेट पर खड़े लोगों ने उसे देखते ही अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। अरे भाई, यहाँ क्या करने आए हो? एक गार्ड ने सख्त आवाज में पूछा। युवक ने शांत स्वर में कहा, मुझे अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा। अंदर? तुम्हें पता भी है यहाँ कौन कौन आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। लेकिन युवक अपनी जगह से नहीं हटा। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुनहरे रंग का निमंत्रण पत्र निकालकर गार्ड की ओर बढ़ा दिया। गार्ड ने कार्ड हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगा। कार्ड बिल्कुल असली लग रहा था। उस पर विजय प्रताप सिंह के परिवार की विशेष मोहर भी बनी हुई थी। गार्ड कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। दूसरे गार्ड ने कार्ड देखकर कहा, यह कार्ड तो वीआईपी मेहमानों को भेजा गया है। पहला गार्ड युवक को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने फटे पुराने कपड़े पहनने वाला कोई व्यक्ति ऐसा निमंत्रण पत्र लेकर आ सकता है। यह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? उसने संदेह भरी आवाज में पूछा। युवक मुस्कुराया। जिसने भेजा है उसी ने दिया है। मजाक मत करो, सच बताओ। मैं सच ही कह रहा हूं। गार्डों की शंका और बढ़ गई। उधर गेट के पास खड़े कुछ मेहमान भी यह दृश्य देखने लगे थे। लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है किसी का कार्ड चुरा लिया है। हाँ, वरना ऐसा आदमी वीआईपी कार्ड लेकर कैसे घूम सकता है? आजकल ठगों के नए नए तरीके आ गए हैं। युवक सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही घबराहट। वह पूरी शांति से खड़ा रहा। गार्ड ने फिर कहा, देखो, बिना पुष्टि के तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। युवक ने सिर हिलाया। ठीक है, आप पुष्टि कर लीजिए। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि गार्ड कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्होंने वायरलेस सेट पर अंदर सूचना भेजी। कुछ मिनट बीत गए। कोठी के अंदर समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही थीं, जबकि गेट के बाहर खड़ा वह 24 वर्षीय युवक अब भी शांत भाव से खड़ा था। उसके हाथ में वही सुनहरे रंग का निमंत्रण पत्र था, जबकि आसपास खड़े लोग उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। उसी समय गार्ड के वायरलेस सेट से आवाज आई, मालिक का आदेश है, अगर उसके पास असली कार्ड है तो उसे अंदर आने दो। गार्ड ने चौंक कर पूछा, सर, वह देखने में तो भिखारी जैसा लग रहा है। तभी दूसरी ओर से कड़ी आवाज आई, मैंने जो कहा है वही करो। कार्ड है तो मेहमान है, उसे अंदर आने दो। यह आवाज खुद विजय प्रताप सिंह की थी। गार्ड तुरंत सावधान हो गया। उसने गेट खोल दिया और एक तरफ हटते हुए बोला, आप अंदर जा सकते हैं। यह दृश्य देखकर वहां खड़े कई लोग हैरान रह गए। कुछ देर पहले जिस युवक को लोग गेट से भगाने की बात कर रहे थे, वही अब सम्मान के साथ अंदर जा रहा था। युवक ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे कोठी के मुख्य भवन की ओर बढ़ गया। चारों ओर भव्य सजावट थी। बड़े बड़े झूमर, फूलों की मालाएं, सुंदर फव्वारे और महंगी गाड़ियां परिसर की शोभा बढ़ा रही थीं। लेकिन युवक के चेहरे पर किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं था, मानो यह सब उसके लिए नया न हो। यह बात कई लोगों की नजरों से बच नहीं सकी। एक मेहमान ने दूसरे से कहा, अजीब आदमी है, पहली बार इतना बड़ा समारोह देख रहा होता तो हैरान जरूर होता। दूसरे ने जवाब दिया, मुझे भी कुछ अलग लग रहा है। उधर मुख्य हॉल में विजय प्रताप सिंह अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस युवक पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए।
युवक ने भी उनकी ओर देखा। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विजय प्रताप ने सामान्य व्यवहार करते हुए अपने एक कर्मचारी को बुलाया। इनके बैठने और भोजन की पूरी व्यवस्था करो, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी भी हैरान था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। जी सर। युवक को सम्मानपूर्वक एक मेज तक ले जाया गया। अब पूरे हॉल में उसी की चर्चा हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि करोड़पति विजय प्रताप सिंह एक भिखारी जैसे दिखने वाले युवक को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। इसी बीच सीढ़ियों से उतरती हुई विजय प्रताप की बेटी काव्या हॉल में पहुंची। उसने एक नजर पूरे हॉल पर डाली और फिर उसकी नजर उस युवक पर जाकर ठहर गई। काव्या कुछ क्षण उसे देखती रही। इसी बीच विजय प्रताप सिंह के मोबाइल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉल आया। उन्होंने फोन स्क्रीन देखी तो तुरंत गंभीर हो गए। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा सर, उन्होंने अपने सहयोगी से कहा। विजय प्रताप तेजी से हॉल से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने कर्मचारियों को केवल इतना कहा कि सभी मेहमानों का ध्यान रखा जाए। अब हॉल में काव्या अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खड़ी थी। उसकी नजर फिर उस युवक पर पड़ी जो एक कोने की मेज पर अकेला बैठा था। काव्या को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसके पिता ने उस युवक को अंदर आने की अनुमति क्यों दी थी। वह अपने दोस्तों के साथ उसकी ओर बढ़ी। पास पहुंचकर उसने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, घिसी हुई चप्पलें और साधारण सा रूप। उसके कुछ दोस्त हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। काव्या ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, लगता है आज सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर है। युवक ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। काव्या फिर बोली, तुम्हें पता भी है कि यह किस तरह का समारोह है? युवक शांत स्वर में बोला, हाँ पता है। अच्छा, और तुम्हें किसने बुलाया? जिसने निमंत्रण भेजा। यह सुनकर काव्या के कुछ दोस्त हंस पड़े। काव्या ने कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे खास मेहमानों की सूची में तो तुम्हारा नाम नहीं है। युवक ने मुस्कुराकर कहा, हर नाम सूची में दिखाई दे ये जरूरी नहीं होता। काव्या को उसका जवाब पसंद नहीं आया। उसने थोड़ा कठोर स्वर अपनाया, देखो यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, अगर किसी का कार्ड गलती से मिल गया हो तो अभी बता दो, बाद में परेशानी होगी। युवक ने शांत भाव से कहा, मैं किसी परेशानी में नहीं हूं। काव्या का धैर्य टूटने लगा। उसे लग रहा था कि सामने बैठा व्यक्ति उसकी बातों का प्रभाव ही नहीं ले रहा। उसने कर्मचारियों की ओर मुड़कर कहा, इनके लिए भोजन पैक करवा दो, शायद इन्हें इसकी जरूरत होगी। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन युवक के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह चुपचाप बैठा रहा। काव्या ने फिर कहा, और हाँ, कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्हें बाहर तक छोड़ देना। यह सुनकर आसपास खड़े कई लोग मुस्कुरा रहे थे। उसने अंतिम बार युवक की ओर देखा और बोली, पता नहीं पापा ने तुम्हें अंदर क्यों आने दिया। युवक कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, कभी कभी किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से पता चलती है। काव्या अपने दोस्तों के साथ वापस जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से उस युवक की शांत आवाज सुनाई दी, काव्या जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। काव्या रुक गई। उसने मुड़कर युवक की ओर देखा और बोली, क्या बात है? युवक धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। पूरा हॉल उसकी ओर देखने लगा। कुछ लोग उत्सुक थे तो कुछ मनोरंजन की उम्मीद में मुस्कुरा रहे थे। युवक ने बिना घबराए कहा, मैं यहाँ किसी का कार्ड लेकर घूमने नहीं आया हूं, न ही भोजन करने आया हूं। काव्या ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर किस लिए आए हो? युवक ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपका हाथ मांगने आया हूं, मैं आपसे शादी का रिश्ता लेकर आया हूं। एक पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। अगले ही क्षण कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। कुछ मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काव्या को अपनी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? युवक ने शांत स्वर में दोहराया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, इसी उद्देश्य से यहां आया हूं। अब कई लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या कह रहा है?
एक भिखारी करोड़पति की बेटी से शादी करेगा? इसे अपनी हैसियत का अंदाजा भी है? काव्या के दोस्तों के चेहरे पर हंसी फैल गई, लेकिन युवक पूरी तरह शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न घबराहट थी और न ही शर्मिंदगी। काव्या ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोली, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, पूरी तरह पता है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? युवक ने उत्तर दिया, शादी केवल धन दौलत देखकर नहीं की जाती, इंसान का चरित्र, सोच और व्यवहार भी महत्वपूर्ण होते हैं। काव्या कुछ क्षण चुप रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति सामान्य भिखारियों जैसा नहीं बोल रहा था। उसके शब्दों में अजीब आत्मविश्वास था, लेकिन फिर भी वह नाराज हो गई। यह फैसला मेरा होगा और किसी का नहीं, युवक ने सिर झुकाकर कहा। बिल्कुल, मैं केवल अपना प्रस्ताव रखने आया हूं। स्वीकार करना या न करना आपका अधिकार है। इतने में हॉल के मुख्य दरवाजे की ओर सबकी नजर गई। विजय प्रताप सिंह वापस लौट चुके थे और उन्होंने युवक की अंतिम बात सुन ली थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पूरा हॉल उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। हॉल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोगों की नजरें कभी उस युवक पर जाती तो कभी विजय प्रताप सिंह की ओर। काव्या भी अपने पिता को देख रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसके पिता गुस्से में आकर उस युवक को तुरंत बाहर निकलवा देंगे, लेकिन हुआ कुछ और। विजय प्रताप सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी नजर सीधे उस 24 वर्षीय युवक पर थी। युवक शांत भाव से वहीं खड़ा रहा। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विजय प्रताप सिंह ने गार्डों और कर्मचारियों की ओर देखा और बोले, आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए, यहां कोई तमाशा नहीं हो रहा है। यह सुनकर लोग और हैरान हो गए। काव्या ने तुरंत कहा, पापा, आपने सुना नहीं, ये मुझसे शादी का रिश्ता लेकर आया है। विजय प्रताप ने अपनी बेटी की ओर देखा। हाँ, मैंने सब सुन लिया। तो फिर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? हॉल में मौजूद हर व्यक्ति जवाब सुनना चाहता था। विजय प्रताप कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने युवक की ओर देखते हुए कहा, बेटा बैठ जाओ। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदल गए। काव्या स्तब्ध रह गई। पापा, आप इन्हें बेटा कह रहे हैं? विजय प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उस युवक के लिए कुर्सी खींच दी, लेकिन युवक बैठा नहीं। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मैं खड़ा ही ठीक हूं। विजय प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर अपनी बेटी की ओर मुड़कर बोले, काव्या, किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं आंकी जाती। काव्या ने कहा, लेकिन पापा, ये तो। विजय प्रताप ने बीच में ही रोक दिया। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। इसके बाद उन्होंने पूरे हॉल की ओर देखा। सभी लोग उनकी बात सुनने के लिए खामोश थे। विजय प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, आज से कई वर्ष पहले, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं संघर्ष कर रहा था, तब एक व्यक्ति ने मेरी ऐसी मदद की थी जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। पूरा हॉल ध्यान से सुन रहा था। उस व्यक्ति ने बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगा था, केवल इतना कहा था कि यदि कभी अवसर मिले तो इंसानियत का कर्ज चुका देना। काव्या हैरानी से अपने पिता को देख रही थी। विजय प्रताप की आंखों में पुराने दिनों की यादें झलक रही थीं। उन्होंने युवक की ओर देखते हुए कहा, और आज इस युवक को देखकर मुझे उसी व्यक्ति की याद आ रही है। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह युवक कौन है। उधर युवक शांत खड़ा था, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी विजय प्रताप ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम अपना नाम सबको बताना चाहोगे? युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, जरूर, लेकिन मेरा नाम सुनने के बाद शायद यहां मौजूद बहुत से लोगों की सोच बदल जाएगी। यह सुनते ही पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। सभी लोगों की निगाहें उस युवक पर टिकी हुई थीं। विजय प्रताप सिंह भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। युवक ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और विजय प्रताप की ओर बढ़ा दिया। विजय प्रताप ने कार्ड देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने 2 बार कार्ड पढ़ा, फिर युवक की ओर देखा। कुछ क्षण बाद वे बोले,
तो तुम वही हो? युवक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अब काव्या की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। पापा, आखिर बात क्या है? विजय प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विजय प्रताप आगे बोले, इनका नाम अभिषेक रावत है। नाम सुनते ही कुछ बड़े उद्योगपति अचानक चौकन्ने हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग व्यापारी खड़ा हो गया। क्या यह वही अभिषेक रावत है, रावत ग्लोबल समूह के उत्तराधिकारी? युवक ने शांत भाव से कहा, जी। यह सुनते ही हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोगों के चेहरे पर अविश्वास था। काव्या स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले जिसे वह भिखारी समझ रही थी, उसका नाम सुनते ही इतने बड़े उद्योगपति क्यों सम्मान से खड़े हो गए। विजय प्रताप ने कहा, रावत समूह की कंपनियां कई देशों में काम करती हैं। उनकी कुल संपत्ति अरबों रुपए की मानी जाती है। अभिषेक उस समूह के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। काव्या की आंखें फैल गईं। लेकिन फिर यह इस वेश में क्यों है? अभिषेक ने पहली बार विस्तार से जवाब दिया। पिछले 3 महीनों से मैं एक विशेष परीक्षा दे रहा हूं। पूरा हॉल ध्यान से सुन रहा था। मेरे परिवार का नियम है कि अगला उत्तराधिकारी बनने से पहले व्यक्ति को आम लोगों का जीवन समझना पड़ता है। इसीलिए मैंने 3 महीने तक भिखारी बनकर जीवन बिताया। कुछ लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अभिषेक आगे बोला, मैंने रेलवे स्टेशनों पर रात बिताई, मजदूरों के साथ भोजन किया, जरूरतमंद लोगों के बीच रहा और देखा कि लोग किसी इंसान के साथ उसके कपड़ों के आधार पर कैसा व्यवहार करते हैं। अब हॉल में पूर्ण शांति थी। इस परीक्षा का उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि इंसान को समझना है। काव्या को अचानक अपने शब्द याद आने लगे। वह वही व्यक्ति था जिसका उसने कुछ देर पहले मजाक उड़ाया था। अभिषेक ने उसकी ओर देखकर कहा, आज यहां आने का उद्देश्य केवल रिश्ता रखना नहीं था। मैं यह भी देखना चाहता था कि लोग एक अनजान और गरीब दिखने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। काव्या की नजरें झुक गईं। विजय प्रताप सिंह गंभीर स्वर में बोले, बेटी, जीवन में सबसे बड़ी पहचान इंसानियत होती है। दौलत आज है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन व्यवहार हमेशा याद रहता है। हॉल में मौजूद कई लोग अब अभिषेक को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अभिषेक के चेहरे पर अभी भी वही सादगी थी। न कोई घमंड, न कोई दिखावा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ अपनी दौलत दिखाने नहीं आया, मैं केवल एक सच्चा रिश्ता मांगने आया था। फैसला आज भी काव्या जी का ही रहेगा। यह सुनकर पूरा हॉल फिर से काव्या की ओर देखने लगा। अभिषेक की सच्चाई सामने आने के बाद किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ देर पहले तक जिसे लोग एक साधारण भिखारी समझ रहे थे, वह आज अरबों रुपए के विशाल व्यापारिक समूह का उत्तराधिकारी निकला था। लेकिन सबसे ज्यादा स्तब्ध काव्या थी। उसे अपने शब्द एक एक करके याद आने लगे। वह मजाक, वह ताने, वह अपमान। उसकी आंखें धीरे धीरे झुक गईं। कुछ क्षण बाद वह अपनी जगह से आगे बढ़ी और अभिषेक के सामने आकर रुक गई। पूरा हॉल यह दृश्य देख रहा था। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभिषेक शांत भाव से उसकी बात सुनता रहा। काव्या की आवाज भर आई, मैंने आपको आपके कपड़ों से पहचाना। मैंने आपके बारे में जाने बिना फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मैं सब समझती हूँ, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। हॉल में मौजूद सभी लोग चुप थे। काव्या ने आगे कहा, मैंने आपका अपमान किया, आपका मजाक उड़ाया और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। विजय प्रताप सिंह अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। अभिषेक ने तुरंत आगे बढ़कर काव्या के जुड़े हुए हाथ नीचे कर दिए। फिर मुस्कुराकर बोला, माफी मांगने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है, और जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली वह आधा महान पहले ही बन जाता है। काव्या ने पहली बार उसकी ओर देखा। अभिषेक के चेहरे पर न कोई नाराजगी थी और न ही अहंकार। वह आगे बोला,
अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी पहली नजर में यही सोचता। इसीलिए मैं आपके प्रति कोई शिकायत नहीं रखता। यह सुनकर काव्या की आंखों में राहत दिखाई दी। तभी विजय प्रताप सिंह आगे आए। उन्होंने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं, संस्कारों में होती है। हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा, लेकिन अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। विजय प्रताप ने पूछा, क्या मतलब? अभिषेक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी 3 महीने की परीक्षा का आखिरी दिन कल है। अंतिम निर्णय उसके बाद होगा। उसके बाद ही मैं अपने परिवार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। अगले दिन अभिषेक की 3 महीने की परीक्षा आधिकारिक रूप से पूरी हो गई। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और परिवार के सदस्यों ने उसकी रिपोर्ट सुनी। अभिषेक ने बताया कि उसने भिखारी बनकर रहते हुए क्या क्या अनुभव किए, लोगों का व्यवहार कैसा था और उसने जीवन से क्या सीखा। उसकी ईमानदारी, धैर्य और समझदारी से सभी प्रभावित हुए। अंततः उसे सफल घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद शहर में एक और बड़ी खबर फैल गई। उद्योगपति विजय प्रताप सिंह की बेटी काव्या और अभिषेक रावत की सगाई होने वाली थी। लेकिन इस बार चर्चा उनकी दौलत की नहीं, बल्कि उनकी कहानी की थी। लोग कहते थे कि यह रिश्ता अमीरी के कारण नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ के कारण बना है। सगाई के बाद दोनों परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी। शादी के दिन भव्य सजावट की गई थी। पूरा विवाह स्थल फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। दोनों परिवारों के रिश्तेदार, मित्र और अनेक सम्मानित अतिथि समारोह में उपस्थित थे। अभिषेक पारंपरिक पोशाक में आत्मविश्वास और सादगी के साथ मंडप में पहुंचा। कुछ ही देर बाद काव्या भी सुंदर विवाह वस्त्र पहनकर मंडप में आई। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिखाई दे रहा था, आसिम में रहा था। विजय प्रताप सिंह ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मंडप तक पहुंचाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अभिषेक, आज मैं अपनी सबसे अनमोल जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। अभिषेक ने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया। विवाह की रस्में शुरू हुई। मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया। फिर वह क्षण आया जब दोनों ने साथ फेरे लिए। परिवार और मेहमानों ने तालियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी। फेरों के बाद अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, काव्या, पहली बार जब मैं इस घर आया था तो गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। काव्या हंस पड़ी, और आज वही गार्ड आपको सम्मान के साथ अंदर लेकर आए हैं। दोनों की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे। विजय प्रताप सिंह ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से पहचाना जाता है। सभी ने उनकी बात का समर्थन किया। शादी की सभी रस्में खुशी और प्रेम के माहौल में पूरी हुई। रात के अंत में जब अभिषेक और काव्या परिवार के आशीर्वाद ले रहे थे, तब विजय प्रताप ने संतोष से उन्हें देखा। जिस युवक को कुछ समय पहले लोग भिखारी समझ रहे थे, वही आज उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था।